ओम श्री परमात्मने नमः। श्री गुरुभ्यो नमः। मूकं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। श्री गुरुभ्यो नमः। वेद पुरुषाय नमः। वेद पुरुष का ही ज्योतिषाम अयनम चक्षु नेत्र स्वरूप नेत्र ज्योतिष शास्त्र, और उस ज्योतिष शास्त्र में जो त्रिस्कंद ज्योतिष कहलाता है उसमें से जो फलित शास्त्र जातक ग्रंथ में सर्वोत्तम बृहद जातक जिसके रचयिता आचार्य वराह मिहिर राशि प्रभेदाध्याय यह चल रहा है प्रक्रम। हम लोग शायद 9-10 श्लोक तक पढ़ चुके हैं। कहाँ तक हो चुका है पाठ? आप लोगों को याद होगा 10 श्लोक तक हो चुका है अब तक का पाठ। नवम श्लोक और 10वें श्लोक का पाठ कल के प्रसंग में हुआ था, उसको 11 भी हो गया था। अच्छा हाँ, 11 तक हो गया था। तो हमारा इसका मतलब कल का पाठ जो है वो 9 और 10 नहीं 10 और 11 श्लोक हुआ था। तो केवल आज 10 और 11 का ही थोड़ा सा एक सिंहावलोकनवत पुनरावृत्ति के तौर पर हम इसको देखते हुए आगे बढ़ेंगे। 10वें नंबर के श्लोक में आचार्य वराह मिहिर ने राशियों की संज्ञा का प्रकथन किया था। एक तो कौन कौन सी संज्ञा? एक तो शीर्षोदय, पृष्ठोदय नाम रखा था राशियों को, और कुछ दिन बली कुछ रात्रि बली ये भी बताया था। तो श्लोक इस प्रकार से वहाँ था। गोजास्विकर्की मिथुना समृगा निशाख्याः पृष्ठोदया विमिथुना कथितास्तएव शीर्षोदया दिनबलाश्च भवन्ति शेषा लग्नं समेत्युभयतः पृथुरोमयुग्मम्। गो अज अश्वी कर्की मिथुन समृग, इतने जो है 6 राशियां जो है निशाख्या रात्रि बली हैं, और इन्हीं में से मिथुन विमिथुना मिथुन राशि को छोड़ करके बाकी 5 राशियां अर्थात वृष मेष अज मतलब वृष और धनु कर्क और मकर, इतने राशि 5 राशियां पृष्ठोदया कथितास्तएव ते एव पृष्ठोदया। फिर आगे बताया तृतीय पाद में शीर्षोदया दिनबलाः भवन्ति शेषा, बचे हुए शेष कौन कौन? तो सिंह कन्या तुला वृश्चिक कुंभ और मीन, ये सब के सब शीर्षोदय होते हैं, ठीक है। और बीमित और ये सब के सब शीर्षोदय राशियां हैं, शीर्ष उदय होने के कारण से। और शीर्षोदय होते हैं, और इसमें से जो उधर छूटा हुआ मिथुन राशि है वह भी शीर्षोदय में यहाँ पर रख लेना, क्योंकि वहां पर विमिथुना पृष्ठोदया कहा गया था इसलिए। फिर मीन राशि क्यों नहीं आया शीर्षोदय में? तो कहा दिन बली तो होता है मीन राशि, किंतु मीन राशि जो है वह उभयोदय है। फिर पृष्ठ शीर्षोदय उभयोदय अर्थात सिर और पृष्ठ दोनों भाग से उदय होता है वो, क्योंकि उभयतः लग्नम समेति, दोनों वर्ष से वो लग्न की ओर गया रहता है इसलिए, ठीक है। इस तरह से राशियों का वर्गीकरण हुआ था 10वें नंबर के श्लोक में। फिर 11वें नंबर के श्लोक की ओर हम बढ़े थे, मंदाक्रांत छंद वाला श्लोक, जिसमें क्रूर सौम्य पुरुष स्त्री इस तरह से विभाग किया गया था। जितने भी विषम राशियां होंगे क्रूर संज्ञक होंगे और सम राशियां सौम्य संज्ञक, फिर विषम राशियां पुरुष संज्ञक, सम राशियां वनिता मतलब स्त्री संज्ञक। फिर इन्हीं राशियों को क्रम से सर राशि, स्थिर राशि और द्विस्वभाव राशि हमने बताया था। चरागत द्विदेय हम यहाँ स्क्रीन शेयर करेंगे, सब लोगों को सरल सहज हो जाए, इसलिए आप लोग स्क्रीन पर भी इसको देखते हुए चलेंगे, ठीक है।
सब लोगों को दिख रहा है? स्क्रीन दिख रहा है ना? तो 11वां नंबर का श्लोक हम कल के पाठ में हुआ था। कल का ही पाठ हम यहाँ पर थोड़ा सा रिवीजन कराते हुए आगे बढ़ रहे हैं। चर अग और द्विदेह। चर का मतलब चर राशि मेष, और अग मतलब न गच्छति इति, अग न स्थिर राशि वृष हो गया। द्विदेह मतलब द्विस्वभाव वाला कन्या मिथुन राशि। तो इसी क्रम से इसी को जो है घुमाना है। चर स्थिर द्विस्वभाव, चर स्थिर द्विस्वभाव, इस प्रक्रम से चलेगा। फिर प्रागा दिशा कहा था। प्राग आदि दिशाओं के स्वामी होते हैं पूर्व, दक्षिण, पश्चिम और उत्तर के कौन कौन क्रमशः? तो कह रहे हैं क्रिय, वृष, नृयुक और कर्कट। वो सत्रिकोणा का दिया था। सत्रिकोण का अर्थ हमने कल 3 बार ऐसा आवृत्ति किया था, किंतु वो ज्यादा उचित नहीं प्रतीत हो रहा है। यहाँ सत्रिकोण का तात्पर्य है त्रिकोणीय सहिता, ठीक है ना? मतलब प्रत्येक राशि से त्रिकोण, त्रिकोण भाव बोलते हैं पंचम और नवम को। मतलब स्वराशि से जो राशियां यहाँ बताए गए हैं, इनसे पंचम और नवम राशियां भी प्राग आदियों के पूर्व आदि दिशाओं के स्वामी होंगे। जैसे मेष राशि है तो उससे पंचम राशि सिंह राशि, नवम राशि धनु राशि, वो अभी जो है पूर्व दिशा का स्वामी होगा। अब वृष जिस तरह से दक्षिण दिशा का स्वामी है, उससे पंचम और नवम राशि भी दक्षिण दिशा का स्वामी होगा। इसी तरह से नृयुक्त का मतलब मिथुन जो है पश्चिम दिशा का स्वामी है, तो उससे पंचम और उससे नवम राशि भी गिन करके वो भी दक्षिण दिशा पश्चिम दिशा का स्वामी बनेगा। फिर कर्कट राशि जिस तरह से उत्तर का स्वामी है, तो उससे कर्कट से जो है पंचम और 5वें नंबर का और 9वें नंबर का राशि भी जो है क्या होगा, वह उत्तर दिशा का स्वामी बनेगा। तो सत्रिकोणा क्रिय वृष नृयुक्त कर्कटा प्रागादि ईसा भवंती, पूर्व आदि दिशाओं के स्वामी होंगे। इस तरह से हम अर्थ करेंगे तो ये उचित लगता है। फिर आगे बताया या होरा के बारे में वर्णन किया। सम और विषम राशियों में, विषम राशियों में शुरुआत का 15 अंश तक मार्तंड सूर्य का होरा, फिर उत्तर के जो अर्धभाग वो जो है इंदु चंद्रमा का होरा, और सम राशियों में पहले चंद्रमा का होरा आएगा 15 अंश तक, फिर बाद बचे हुए शेष 15 अंश सूर्य का होरा। इस तरह से होरा कुंडली हम बनाएंगे। फिर आगे दृक्काणा बताया था। दृष्काण कुंडली के निमित्त प्रथम जो दृष्काण होता है 10 अंश तक, एक प्रथम से लेकर के शुरुआत से लेकर के, तो वो स्वयं का भवन होता है। जैसे मेष में कोई ग्रह है तो 10 अंश के अंदर का होगा तो मेष ही उसका दृष्काण कुंडली बनेगा। किंतु यदि 10 से ऊपर हो, 20 के अंदर में हो, तो सुत मतलब पंचम, स्वराशि से पंचम राशि सिंह, उसका दृष्काण होगा। फिर त्रिकोण का मतलब है, अर्थात त्रिकोण शब्द से नवम भाव को लिया जाता है, या 3 या 9 वाला कर्ण अर्थात नवम भाग, नवम भवन। तो उसी मेष राशि में बैठे हुए ग्रह, यदि वही ग्रह का उसी ग्रह का यदि 20 अंश से ऊपर का यदि ग्रह स्पष्ट हो, 20 अंश से ऊपर का वह ग्रह हो, तो वह जो है धनु राशि का उसका दृष्काण बनेगा दृष्काण कुंडली में। तो इस तरह से हमने ये कल के प्रसंग में पढ़ा था विस्तार पूर्वक, और आज हम इससे आगे के पाठ की ओर प्रस्थान करेंगे। स्पष्ट ज्ञान के निमित्त चक्र इत्यादि भी कोष्टक भी दिया गया है। कोष्टक में कुछ त्रुटियां भी हैं जिसको विज्ञ लोग अपने से समझ के सुधार लेंगे, ठीक है। जैसे पूर्व में नवांश कुंडली का जो चक्र था, उसमें जो वृष का जो नवांश के क्रम में जो ग्रहों का वहां पर रखना, राशियों का गणना क्रम में कुछ त्रुटि हुआ है, उसको सुधार करके आप लोग नोट करेंगे, यदि नोट करेंगे तो, ठीक है। राशियों का ज्ञान सभी को है, इसलिए मेष, वृष, मिथुन, कर्कट, सिंह, कन्या इसी क्रम से रखेंगे। वहां पर कुछ क्रम गड़बड़ा गया है चक्र में भी, आपको आपके सामने स्क्रीन पर भी दिखाई दे रहा होगा, यूट्यूब वगैरह में आप लोग देखते होंगे। तो अब यहाँ पर यह जो 12वां जो श्लोक है, वैसे इसकी आवश्यकता तो नहीं है, किंतु परमत को जान लें इस उद्देश्य से ग्रंथकार अन्य जो यवनाचार्य इत्यादि का मत को यहाँ उद्धृत करते हैं, किंतु यह इतना स्वीकार्य नहीं है, क्योंकि सत्याचार्य इत्यादि जो है, सारावली या ग्रंथकार इत्यादि अन्य जो है इसको जो है नहीं मानते, इसलिए इसका ज्यादा कोई इतना ज्यादा लाभ तो नहीं है, किंतु केवल ज्ञान के निमित्त आप लोग इसको पढ़ते हुए आगे बढ़ेंगे। ये 12वां श्लोक आज के पाठ से यहाँ पर प्रारंभ हो रहा है, ध्यान से श्रवण करेंगे। इंद्र वज्रा छंद में इसको लिखा गया है, आचार्य वराहमिहिर प्रस्तुत करते हैं। केचित्तु होरां प्रथमां भपस्य वाञ्छन्ति लाभाधिपतेर्द्वितीयां द्रेक्काण संज्ञामपि वर्णयन्ति
स्वद्वादशैकादश राशिपानां। कह रहे हैं केचित् होराम प्रथमं भपस्य वांछन्ते। कुछ लोग होरा कुंडली जो है, जैसे वहां पर होरा तो क्या है, सूर्य और चंद्रमा का ही था वहां तो सम और विषम राशि में, किंतु केचित् का तात्पर्य केचित् यवनेश्वरादय। आप लोग देख सकते हैं कि जो है यवनेश्वरादय प्रथमाम होराम भपस्य अर्थात राश्याधिपे वांछन्ति। जिस राशि का ग्रह है उसी राश्याधिपति का ही 15 अंश तक का यदि होगा तो राश्याधिपति ही उस होरा का अधिपति होगा, ऐसा मानते हैं वो लोग। और फिर 15 अंश के बाद लाभाधिपतेर द्वितीयाम, अर्थात स्वराशि से एकादशाधिपति, एकादश राशि 11वां राशि का 11वें राशि का जो 11वां राशि ही उस होरा का अधिपति बनेगा। ठीक है, द्वितीय होरा में इस तरह से होरा का विभाजन करते हैं यवनेश्वरादि जो है आचार्य, किंतु सत्याचार्य इत्यादि को यह अभिमत नहीं है। आगे कह रहे हैं दृक्काण संज्ञाम अपि वर्णयन्ति। दृष्काण कुंडली को जो हमने विभाजित किया था 10 अंश तक, 20 अंश तक और 30 अंश तक, इसमें जैसे प्रथम में स्वयं का रहेगा दृष्काण कुंडली, द्वितीय में जाएगा तो वह स्वराशि से पंचम राशि, और तृतीय में स्वराशि से नवम राशि ही दृष्काणाधिपति बनते हैं। ऐसा पहले में हम लोग पढ़ चुके हैं, किंतु यहाँ थोड़ा अलग प्रकार से इनका मत उल्लेख कर रहे हैं आचार्य वराहमिहिर। कहते हैं कि दृष्काण संज्ञाम अपि, दृष्काण संज्ञा भी जो है केचित एवं प्रकारेण, कुछ लोग इस तरह से वर्णन करते हैं कि जो है स्वद्वादश एकादश राशिपानाम। कह रहे हैं कि भाई जिस तरह से होरा के विषय में मत विभाजन हुआ था, इसी प्रकार से यहाँ पर भी इसके विषय में भी, दृष्काण के विषय में भी मत विभाजन होगा। प्रथम दृष्काण तो जो है स्व, अर्थात जिस राशि का ग्रह स्पष्ट है, जिस राशि में ग्रह बैठा हुआ है 10 अंश तक का होगा तो राश्यादि दृष्काण में वह 10 अंश के अंदर का होगा तो स्वयं बनेगा दृष्काणाधिपति। किंतु यदि 10 से 20 के बीच में तो स्व द्वादश, अपने से द्वादश 12वां राशि ही जो है दृष्काणाधिपति बनेगा। फिर यदि तृतीय दृष्काण में चला जाए अर्थात 20 से ऊपर में तो एकादश, द्वादश और एकादश, एकादशाधिपति ही वह दृष्काणाधिपति बनेगा, इस तरह से। ठीक है, तो प्रथम दृष्काण स्वयं का राशि हो गया, द्वितीय दृष्काण उसका जो द्वादश है उसका स्वामी बनेगा, फिर तृतीय दृष्काण जो है 20 अंश से ऊपर का होगा तो जो है वह एकादशाधिपति ही उस दृष्काण का अधिपति बनेगा। ठीक है, तो इस तरह से यह यवनाचार्य का मत को उद्धृत करते हैं। इसको हम लोग केवल संक्षेप में इसको श्रवण करते हैं, आगे हम बढ़ते हैं। केवल इसका जो है भिन्न भिन्न आचार्यों के मत को भी रखते हुए आचार्य वराहमिहिर चल रहे हैं। अब यहाँ यह श्लोक बृहद वकहड़ा एक जो है छोटी सी पुस्तिका है, जो बड़ा उपयोगी है, उसको पढ़ लेना चाहिए। प्रारंभ के जो जिज्ञासु हैं उन लोगों को जो है अति महत्वपूर्ण और उन लोगों के लिए अति उपयोगी वो छोटा सा पुस्तक है, ग्रंथाकार ही आप समझ सकते हैं। जैसे गागर में सागर कहते हैं, छोटा होता हुआ भी उसमें बहुत सारी चीज़ों को आचार्यों ने संग्रहित किया है। तो यहीं का एक श्लोक वहाँ आया है राशि अध्याय में, यह श्लोक वहाँ भी आया हुआ है, वस्तुतः यहीं का श्लोक है यह। अज वृषभ मृगांगना कुलीरा, पुष्पिताग्रा छंद में यह श्लोक है। इस श्लोक में, इस 13वें नंबर के इस श्लोक में ग्रह का उच्च नीच विभाग किया गया है। उच्च नीच के साथ साथ परमोच्च और परम नीच का भी यहाँ पर विभाजन किया गया है। यद्यपि ग्रंथकार स्वयं मुंह से जो है निकालते नहीं इस बात को, ते अस्त नीचा कह करके ही चुप हो जाते हैं। ते जो है यहाँ दिवाकरादि तुंगा कह रहे हैं, लेकिन परम तुंगा परम उत्साह नहीं कहते, केवल तुंगा केवल कह रहे हैं। ठीक है, अज वृषभ मृगांगना कुलीरा जस वणिजौ च दिवाकरादि तुंगा दश शिखी मनुयुक तिथिन्द्रियांसै त्रिनवक विंशतिभिश्च तेस्तनीचाः। कह रहे हैं अज दिवाकरादि, वहां से लगाना, दिवाकरादय ग्रहा अर्थात सूर्यादि जो ग्रह हैं ये अज वृषभ मृगांगना इस क्रम से उच्च होते हैं।
अर्थात यहाँ क्रम से अन्वय कर लेना, ठीक है। दिवाकर सूर्य जो है अज मतलब मेष राशि में उच्च होता है, और चंद्रमा आ गया उसके बाद में 12 आदि के क्रम से लगाना, चंद्रमा वृष राशि में उच्च होता है, और मृग मृग मतलब मकर राशि, मकर राशि में जो है मंगल उच्च का होता है, और चतुर्थ नंबर का ग्रह जो है वह क्या है, बुध है, वह अंगना अर्थात कन्या राशि में उच्च का होता है। और आगे कुलीर कहते हैं कर्क राशि को, पंचम नंबर का जो ग्रह है वह बृहस्पति है। तो बृहस्पति जो है वह बृहस्पति जो है उच्च का होता है, कहां पर, बृहस्पति कुलीर कर्कट राशि का बृहस्पति। श्राद्ध से हम सबको सुनाई दे रहा है ना। तो कुलीर कर्कट राशि में जो है बृहस्पति उच्च का होता है। जस कहते हैं मीन को, मीन राशि में जो है शुक्र उच्च का होता है, और वणिज मतलब तुला राशि में शनिश्चर ग्रह उच्च होता है। इस तरह से 7 ग्रह हैं बाकी उच्च होते हैं, बाकी जो छाया ग्रह हैं उनके निमित्त यहाँ कहा नहीं, गाया कुछ कहा नहीं है। उन ग्रहों के निमित्त तो यद्यद भावगतम वापि यद्यद भावगतौ वापि यद्यद भावेश संयुतौ तत्तत् फलानि प्रबलौ प्रदिशेताम तमो ग्रहो, ऐसा कहा गया है। जिसके घर में जाके बैठ जाते हैं, जिस ग्रह की दृष्टि में पड़ जाते हैं, जिस ग्रह से युक्त हो जाते हैं, तो छाया ग्रह है। तो छाया जैसे छाया का स्वभाव होता है, हाथी के ऊपर से यदि आ जाए तो हाथी का छाया हाथी के बराबर आकार धारण कर लेता है, चूहा का छाया चूहे के आकार धारण कर लेता है। तो जिस ग्रह के ज्यादा प्रभाव में आए रहेंगे जैसे राहु और केतु, तो उन्हीं ग्रहों का फल लेकर के चलेंगे। वैसे तो कहा यह भी गया है कि शनिवत राहु कुजवत केतु, यह भी कुछ हद तक चरितार्थ होता है। आप लोग फलित के क्रम में इसको अपने विवेक से देख सकते हैं, इसको आजमा सकते हैं, ठीक है। तो ये तो तुंगा इतने से उच्च हो गया। फिर यहाँ कोई प्रश्न कर सकता है कि आगे नीचे जो तृतीय पाद से जो 10 शिखी मनुयुक तिथिन्द्रियांश जो दिया गया है, यह अंश गिना दिया गया है, यह अंक गिना दिया गया है, किस लिए, ठीक है ना। यहाँ तो उच्च का तो उपादान हो ही गया है, फिर भी यहाँ जो क्रम से 10 शिखी का मतलब होता है 3, और मनुयुग का अर्थ होता है मनु का जुड़वा, मनु 14 मनु होते हैं, युग मतलब जुड़वा, द्विगुणित मनु मतलब 28, और तिथि का मतलब होता है 15 तिथियां एक पक्ष में, इंद्रिय 5, ठीक है, इंद्रियांश, और त्रिनवक मतलब 3 नौतियां 27, और विंशति मतलब 20। इस तरह से जो ये अंक गिनाया गया है अंश के निमित्त, ये किस लिए, तो कह रहे हैं जो तुंग कहा गया है वो तो तुंग से तो उच्च हो ही गया, 30 अंश तक का ही रहे मेष में सूर्य, तो वो उच्च ही होगा। किंतु यहाँ पर परमोत्सव को बताने के निमित्त यहाँ पर अंशादि का विभाग किया गया है, समझ गया कि नहीं। ननु सर्वे एव राशि उच्च संज्ञः सच 30 अंशकः, वो 30 अंश वाला होता है प्रत्येक राशि। फिर तत्र 10 आदिनाम, वो 10 आदि जो उसका, और तदंतर भूतानाम सिद्धा एव, वो 10 आदि का जो ग्रहण किया और वो सिद्ध ही हो रखे हैं। फिर उसमें उच्च संज्ञा तत्किम दसादि उपादानम, आप 10 आदि जो है वो 10 आदि जो संख्या है ना वो 30 अंश के अंदर ही है, ठीक है नहीं। 10 आदि जो संख्या जो यहाँ पर लिखे गए हैं वह एक राशि का जो 30 अंश होता है उसी 30 के अंतर्भूत ही है। तो अतिरिक्त फिर जो है उसका तत्किम दसादि उपादानम, 10 अंश, 3 अंश, 27 अंश, 15 अंश, इस तरह से 20 अंश अलग से उपादान क्यों किया गया, ये जो है एक प्रश्न आ रहा है सामने। तो कह रहे हैं टीकाकार सत्यम, भट्टोत्पली टीकाकार कहते हैं सत्यम, आप जो कह रहे हैं एकदम सही है, किंतु उत्तर दे रहे हैं कि परमोच्चत्व ज्ञापनार्थम 10 आदीनाम ग्रहणम, 10 आदि का यहाँ जो उपादान किया गया है वह परमोच्चत्व को बताने के लिए, परम उच्च होते हैं इतने अंश के लिए। जैसे मेष राशि का सूर्य है वो उच्च का तो होता है 30 अंश के अंदर की का भी रहे तो, किंतु यदि वही 10 अंश के अंदर का होगा तो वह परमोच्च कहलाएगा, न कि केवल उच्च, समझ गए। परम उच्चत्व ज्ञापनार्थम 10 आदीनाम ग्रहणम, अन्यथा सर्वे राशयः अमी उच्च संज्ञा, अन्यथा सबके सब राशि जो है उच्च संज्ञा होंगे। तेन उक्त राशि 10 आदि अंशस्था कथिता ग्रहा परमोच्चस्था इति उच्यन्ते, ठीक है। तो इस तरह से
आप लोग चार्ट के माध्यम से भी देख सकते हैं। यहाँ पर आपके स्क्रीन में यदि यूट्यूब पे आप लोग देखेंगे तो यहाँ स्क्रीन पर भी आप लोगों को दिखाने का प्रयास करेंगे। यहाँ पर यूट्यूब में आप लोग देखेंगे तो स्क्रीन में इसको प्रदर्शित किया जाएगा। यहाँ आप लोग देख भी रहेंगे होंगे ऐसे भी। तो मेष में जो है वह 10 अंश तक परमोच्च होता है, ध्यान रखना। उसके बाद उच्च कहलाएगा। और वृष राशि में सिखी का मतलब होता है त्रय, 3, तो 3 अंश तक परमोच्च का होता है वृष राशि का चंद्र, और उसके बाद का जो है वो केवल उच्च कहलाएगा। अब मकर राशि का 28 अंश तक, क्योंकि मनुयुग कहा ना, तो 28 अंश तक मकर राशि का मंगल परमोच्च होता है, उसके बाद केवल उच्च रहेगा। और कन्या राशि का 15 अंश तक, क्योंकि तिथि कहा था एक पक्ष में 15 होते हैं, तो 15 अंश तक का कन्या में बुध जो है वो परमोच्च होता है। उसके बाद वह स्वगृही भी होता है, ध्यान रखना, और उच्च भी होता है। ये तो बड़ा खतरनाक खेल है। ये उच्चादि का विभाग के लिए जो अंश का जो ग्रहण किया था ना, इसका एक बड़ा फल भी है। क्या फल है? क्योंकि मूल त्रिकोण राशियां और मूल त्रिकोण राशियां एक होता है। आगे के श्लोक में मूल त्रिकोण राशि के बारे में उल्लेख करेंगे। कितने अंश का मूल त्रिकोण होगा, मूल कितना अंश तक परमोच्च कहलाएगा, और कितना अंश तक जो है मूल त्रिकोण कहलाएगा, या फिर स्वगृही कहलाएगा, या कितना अंश तक केवल उच्च कहलाएगा। इसका विभाजन हम जब तक अंश आदि का ज्ञान नहीं करेंगे तब तक नहीं कर सकते। जैसे एक आपको साधारण से डेमो के रूप में बताते हैं। जैसे बुध जो है वह बुध ग्रह कन्या राशि में स्वगृही भी होता है, कन्या राशि मूल त्रिकोण भी होता है उसका, कन्या राशि उच्च भी होता है, परमोच्च भी होता है। अब कैसे विभाजन करेंगे, ठीक है ना? तो आप लोगों को समझना होगा कि शुरुआत के 15 अंश तक वह क्या होता है, परमोच्च होता है। उसके बाद जो 15 अंश बचे हुए हैं उसी में से हम विभाजन कर देंगे, मूल त्रिकोण के लिए भी, स्वगृही के लिए भी, जो उच्च के लिए भी, जिसके लिए भी हो, ठीक है ना? तो इसी तरह से विभाजन सबका होगा, जिसका भी, जहां जहां पर आपत्ति आएगा। कभी कभी मूल त्रिकोण राशि और उच्च राशि एक ही हो जाता है ग्रह का, और कभी कभी स्वगृही और मूल त्रिकोण एक ही बन जाता है। तो इसलिए जो है वहां पर हम लोग क्या करेंगे, अंश आदि के क्रम से इसको अलग अलग करेंगे। इतने अंश तक हम परमोच्च मानेंगे, इतने अंश तक मूल त्रिकोण, इतने अंश तक स्वगृही या उच्च जो भी हो। फिर आगे बुध जो है 15 अंश तक परमोच्च, इतना अभी समझे रहिए। फिर गुरु बृहस्पति इंद्रिय कहा, इंद्रिय का मतलब इंद्रियांश का मतलब होता है 5 इंद्रियां हैं, इसलिए तो 5 अंश तक कर्क राशि में परमोच्च का होता है गुरु बृहस्पति। 5 अंश के बाद जो है क्या होगा, उच्च केवल कहलाएगा। फिर शुक्र जो है मीन में 27 तक, क्योंकि त्रिनव का कहा था, 9 × 27 अंश तक मीन राशि का शुक्र जो है परमोच्च होगा, उसके बाद केवल उच्च होगा। और विंशति 20 अंश तक का तुला राशि में 20 अंश तक का हो शनिश्चर, तो परमोच्च कहलाएगा। उसके बाद क्या होगा, केवल उच्च कहलाएगा, केवल उच्च होगा। तो विंशति 20 तक तो हम चले गए। फिर आगे का जो पंक्ति है, ते अस्थ नीचा, ते एव ग्रहा, ते एव दिवाकरादयः ग्रहा, अस्त नीचा, अस्त भाव कहते हैं सप्तम भाव के लिए, अर्थात सप्तम संख्या को बताने के लिए भी अस्त शब्द का ज्योतिष शास्त्र में प्रयोग मिलता है। तो अस्त का तात्पर्य है, जहां जहां अभी हमने उच्च गिनाया था, उच्चात सप्तमगा नीच, इसका तात्पर्य स्वारस्य यही है। अस्त गते सति नीचा भवन्ति ते एव दिवाकरादयः ग्रहा, वे ही दिवाकरादि ग्रह जहां पर उच्च होते हैं। जैसे मेष में आप देख सकते हैं, चक्र में मेष में सूर्य उच्च का होता है, तो उसी से सप्तम तुला में नीच का हो जाएगा। और 10 अंश तक परमोच्च होता है, तो तुला राशि का 10 अंश तक परम नीच भी कहलाएगा, ध्यान रखना। फिर इसी तरह से वृष राशि का चंद्र उच्च है, तो उसी से सप्तम वृश्चिक का, और 3 अंश तक परमोच्च था, तो वृश्चिक राशि में चंद्रमा 3 अंश के अंदर का होगा, तो परम नीच चंद्र कहलाएगा, ठीक है। इसी तरह से मकर भी 28 अंश तक परम उच्च था मकर में, और मकर का सप्तम जो है कर्क राशि होगा। कर्कट राशि में यदि मंगल बैठा है और 28 अंश के अंदर का होगा तो परम नीच होगा, उसके बाद केवल नीच। उसी तरह से कन्या राशि का बुध परमोच्च कहलाता था, उसी का जो है सप्तम, उसी से सप्तम मीन राशि आ जाएगा, तो मीन राशि में भी 15 अंश तक का होगा तो परम नीच होगा बुध, उसके बाद केवल नीच संज्ञा होगा उसका। उसी तरह से गुरु बृहस्पति कर्क राशि में उच्च का होता है, और 5 अंश तक का यदि है तो वह परम उच्च कहलाएगा। लेकिन मकर राशि से उसी से सप्तम मकर राशि होगा, मकर राशि में 5 अंश तक का जो बृहस्पति है वह परम नीच कहलाएगा।
उसी तरह से शुक्र ग्रह को ले लीजिए, शुक्र मीन में उच्च का होता है, वह भी जो है त्रिनवक कहा था, 27 अंश तक का होगा तो परमोच्च। उसी तरह से अब उसी से सप्तम कन्या राशि, कन्या राशि का यदि शुक्र ग्रह है और वह 27 अंश के अंदर का है तो वह परम नीच शुक्र कहलाएगा। फिर इसी तरह से तुला राशि में शनिश्चर को उच्च बताया था और उसमें भी 20 अंश तक का यदि हो तो शनिश्चर परमोच्च होता है। तो उसी तुला से सप्तम मेष राशि हो जाएगा, सब तुला राशि से सप्तम राशि, क्योंकि तुला से ही गिनना होगा, उसको छोड़ करके नहीं गिनना है। तुला वृश्चिक धनु मकर कुंभ मीन मेष, इस तरह से मेष में 7वां हो जाएगा। तो मेष राशि सप्तम राशि हुआ, मेष का शनि है तो नीच कहलाएगा, किंतु 20 अंश के अंदर का है तो वह परम नीच कहलाएगा। इस तरह से इस श्लोक में उच्च, परमोच्च, नीच और परम नीच, इन 4 बातों को हमने जान लिया। इसको बिल्कुल याद करते हुए आप लोग चलेंगे तो आप लोगों को जल्दी से जल्दी जो है ज्योतिष का फलित संबंधी ज्ञान विज्ञान सहज रूप में हो जाएगा। अगर जो है नींव मजबूत हो तो घर मजबूत बनता है। तो अभी हम लोग जो भी पढ़ रहे हैं राशि प्रभेदाध्याय में, ये बिल्कुल नींव की तरह समझ लीजिएगा। अगर तत्काल फलित आप लोगों को नहीं दिखाई दे रहा है तो बिल्कुल उदासीन होने की जरूरत नहीं है। आप लोग अधिक से अधिक प्रयास करें, प्रैक्टिस करें और इसको घटाएं, एकदम कुंडली को देख देख करके घटाएं कि भाई फलाने की कुंडली में कितने ग्रह नीच के हैं और उसमें भी परम नीच कितने के हैं, कितने ग्रह उच्च के हैं और परम उच्च कितने के हैं, परम उच्च ग्रह कितने हैं। इस तरह से आप लोग घटाना, इसका प्रयोजन है आगे ज्योतिष शास्त्र में, क्योंकि त्रिवीर उच्चैर्भवेन मंत्री ऐसा आया है। 3 ग्रह जिसके उच्च होते हैं वो मंत्री तक हो जाता है, मंत्री बनने के योग। त्रिवीर स्वस्थैर्भवेन मंत्री त्रिवीर उच्चै नराधिपः, ऐसा भी आया कहीं कहीं। 3 ग्रह यदि सुग्रीव हो जाए तो वह मंत्री बन सकता है और 3 ग्रह यदि उच्च के हो जाए तो उसको वो राजा बन जाता है। तो इस तरह से उच्च आदि का फल है। और त्रिभी अस्तांग तो जड़, यदि 3 ग्रह यदि बिल्कुल नीच के हो जाए तो 3 ग्रह यदि नीच के हों, 3 से भी अधिक हो तो वह जड़ होता है, पट्ट मूर्ख होता है, ठीक है, थोड़ा सा लोभी टाइप का भी होता है। तो इस तरह से इसका फल भी है, प्रयोजन भी है। इसके बारे में हम लोग फलित के क्रम में जानेंगे, समझेंगे, पढ़ेंगे अवश्य ही, और जल्दी से ज्योतिष शास्त्र में पारंगत